हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 11 मिड टर्म 2025-26 ये पेपर है आपके लिए और आप ये देख लो कि कल आपका एग्जाम है और अगर आप इसको करते हो, ये लास्ट ईयर का पेपर है, अगर आप इसको करते हो तो एक तो आपको आइडिया मिलेगा और दूसरी चीज की बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हो जाएंगे। तो आओ देखो, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, गले के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो स्टार्ट करते हैं। आवाज ठीक है ना रोशन? देखो क्या है आपका पहला क्वेश्चन। निम्न में से असंगत को पहचानिए। असंगत का मतलब होता है कि इसमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट क्या है। एक, इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है। हिंदी में आपका क्वेश्चन ये रहा, असंगत डॉक्टर, शिक्षक, भिखारी या दर्जी। इंग्लिश आप भी देख लो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, जो आउट है उसे पहचानना है। डॉक्टर, टीचर, बेगर और टेलर। अगर आप नोटिस करें तो डॉक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा है, टीचर, टेलर ये सब प्रोड्यूसर हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इनमें से जो अलग है वो कौन है? बेगर, भिखारी। तो पहले का आंसर आपका सी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, हिंदी आप क्या है? प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों से बेहतर होते हैं। जो प्राइमरी डेटा है वो द्वितीयक सेकेंडरी से अच्छा होता है। इनमें से कौन सा पॉइंट? देखो जरा सारे ऑप्शंस देखो। प्राइमरी डेटा इज बेटर देन सेकेंडरी। देखो क्या है, मोर एक्यूरेसी इज नीडेड, ठीक है। प्राइमरी में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, तो बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी डेटा तब लगाना चाहिए जब आपको एक्यूरेसी चाहिए। अगला, ओरिजिनल डेटा नॉट नीडेड, ये गलत है। ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है तो प्राइमरी हम लगाते हैं। टाइम टाइम अवेलेबल इन शॉर्ट, कह रहा है कि छोटा समय आपके पास उपलब्ध हो, तो भाई छोटा समय उपलब्ध हो ये भी आपके पास बिल्कुल गलत है। प्राइमरी डेटा इज बेटर देन सेकेंडरी, तो टाइम अवेलेबल इन शॉर्ट, शॉर्ट रन में थोड़ा प्राइमरी इकट्ठा कर सकते हो, ये भी गलत है आपका। तो बोथ ए एंड सी तो हो ही नहीं सकता, तो बस आपका एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, मोर एक्यूरेसी इज नीडेड। अगर आपको ज्यादा ज्यादा शुद्धता चाहिए तो आपको कौन सा तरीका यूज करना पड़ेगा? प्राइमरी। क्वेश्चन पानी बीच में चाहिए। चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हिंदी वाले बच्चों देखो बेटा, संसाधनों की दुर्लभता डैश क्षेत्र में विद्यमान होती है। जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, कौन से क्षेत्र में? परिवार, व्यापार, देश और उपरोक्त सभी। और इंग्लिश में भी देख लो क्वेश्चन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइड टू डैश सेक्टर। हाउस होल्ड बिल्कुल होता है भाई, परिवार में संसाधन सीमित होते हैं, बिजनेस में भी सीमित है, कंट्रीज में भी सीमित है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब आप भूल गए शायद, संसाधन सीमित है, रिसोर्स आर लिमिटेड, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह पाई जाने वाली समस्या है। तो इसका आंसर है आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो क्या आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हिंदी में, सांख्यिकी के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए। स्टैटिक्स से रिलेटेड इन सब में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? इसमें हेर फेर किया जा सकता है, बिल्कुल सही भाई। स्टैटिक्स में हेर फेर करना संभव है, मतलब मिसलीड करना संभव है, यह झूठ बोलने का दूसरा तरीका है, बिल्कुल सही। स्टैटिक्स को कुछ लोग सफेद झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने का दूसरा तरीका है स्टैटिक्स, सही बात है। कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर इसका दुरुपयोग किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसका आंसर आपका डी आंसर है, सही आंसर, ठीक है। सांख्यिकी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानो, तो ट्रू कौन सा है? तो भाई स्टैटिक्स जो है वो हेरफेर करना भी सिखाता है, झूठ बोलना भी सिखाता है, और जानबूझकर लोग इसका क्या करते हैं? दुरुपयोग भी करते हैं। तो स्टैटिक्स जो है उसमें ये सारी कमियां हैं और इसलिए आपका ऑप्शन है डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आंकड़े एकत्रीकरण का एक सरकारी संस्थान नहीं है? इनमें से कौन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो डेटा कलेक्ट करता है?
एनएसएसओ सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, एनएसएसओ भी था ये, तो ये डेटा तो कलेक्ट करता है भाई। अगला केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये भी डेटा कलेक्ट करता है, और ये आरजीआई भी डेटा कलेक्ट करता है। बस ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ये डेटा कलेक्ट नहीं करता, ये आपके देश में हायर एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन को कंट्रोल करता है। तो आपका आंसर इसका सी है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों आप देखो क्या ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट डेटा, इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है डेटा कलेक्ट करने का। तो एनएसएस या एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करता है, सीएसओ भी डेटा कलेक्ट करता है, आरजीआई भी डेटा कलेक्ट करता है, यूजीसी ये आपके देश में सर्वे नहीं करता, इसका काम है हायर एजुकेशन को कंट्रोल करना। तो हमें नॉट वाला पहचानना था, नॉट वाला, तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। ये पिछले साल का आपका पेपर है, और मैं आपको सच बताऊं तो पिछले साल का पेपर एक अच्छा क्वेश्चन पेपर रहा था, ठीक है, ध्यान देना। ये पेज रोशन थोड़ा ब्लर है, दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या है, मेरे को नहीं दिख रहा, यार बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है, 2-3 क्वेश्चन है एमसीक्यू, ये एक पेज पे आया है बस, ये थोड़ा मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इसको मैं पढ़ देता हूं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट पेयर। कह रहा है ये स्टेटमेंट पढ़ो और सही पेयर की चुनाव करो। पहला असर्शन कथन, बार डायग्राम आर वन डायमेंशनल, जो दंड आरेख होता है वो एक चर वाला चित्र होता है। तो बिल्कुल सही बात है, बार डायग्राम क्या होता है, मैंने दूसरा नाम बताया बार डायग्राम का आपको, वन डायमेंशनल, एक चर वाले चित्र, बिल्कुल सही। अगला देखो रीजन देखो, इन केस ऑफ बार डायग्राम only length of bar is kept in mind, not breadth। देखो जब हम बार डायग्राम बनाते हैं ऐसा बनता है, तो बार डायग्राम की चौड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं होता, जो भी मतलब होता है वो हमें किससे होता है, बार डायग्राम की लेंथ से मतलब होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बार डायग्राम की चौड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं होता, बार डायग्राम में जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई रिप्रेजेंट करता है। तो असर्शन ठीक है, बार डायग्राम वन डायमेंशनल है, और रीजन भी ठीक है कि बार डायग्राम में हम सिर्फ बार की लंबाई को अपने दिमाग में रखते हैं, ना कि उसकी चौड़ाई को। तो असर्शन और रीजन, कथन और अभिकथन या कारण दोनों ही सही है, ठीक है। अगर दोनों ही सही है तो आप देखो कौन सा ऑप्शन होता है आपका, है ना, क्या है ऑप्शन आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपका ऑप्शन ए होगा 8वें का। इंग्लिश हिंदी अब देख लो, जो आपका 8वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है आपका 8वां, कि भाई जो बार डायग्राम होता है वो वन डायमेंशनल एक चर वाला चित्र होता है, और जो बार डायग्राम बनता है तो बार डायग्राम की चौड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, उसकी लंबाई से मतलब है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुलक और माध्यिका दोनों को ग्राफिक रूप से स्थित किया जा सकता है, उपरोक्त कथन के आधार में सही विकल्प चुनिए। देखो बिल्कुल सही है, जो बहुलक होता है, जो मॉड होता है, उसका ग्राफ बनता है और मीडियन का भी ग्राफ बनता है। एक्चुअल में आपका एक क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इस टर्म में जो है आपका सिर्फ मीन आ रहा है। बाकी हाँ, मॉड के लिए जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो बनता है हिस्टोग्राफ, आयत चित्र से जो है वो मॉड आप निकालते हो, और मीडियन के लिए क्या बनाते हो आप, लेस देन, मोर देन, ओजाइव। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बहुलक को आयत चित्र का उपयोग करके और माध्यिका को त्वरण का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। तो लो जी, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, 9th क्वेश्चन का आंसर ए है, कि जब आप मॉड निकालोगे तो आप किसका यूज करते हो, आयत चित्र का, और जब माध्यिका निकालते हो तो आप ओजाइव का यूज करते हो। इसमें हिस्टोग्राम और मीडियन में क्या, तो ओजाइव। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। उसके बाद ऑप्शन ए था इसका। उसके बाद आपका क्वेश्चन 10, जरा देखो क्या है, क्या लिखा है, लिखा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार का उपयोग
तब किया जाना चाहिए जब अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक हो। अरे क्या बोल गया भैया, कह रहा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपको तब यूज करना चाहिए जब एरिया बड़ा हो। तो गलत है स्टेटमेंट, एरिया बड़ा होगा तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएंगे। दूसरा देखो, डाक द्वारा प्रश्नावली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। कह रहा मेलिंग मेथड जो होता है जिसमें आप क्वेश्चन पेपर मेल कर देते हो, उसका यूज करते हैं बड़े एरिया में डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो बिल्कुल सही है भाई, मेलिंग मेथड बड़े एरिया में सुटेबल है, लेकिन जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े एरिया में सुटेबल नहीं है। तो पहला गलत और दूसरा सही। देख लो कौन सा ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन था आपका ये, और क्या ऑप्शन 9 तो हो गया ना आपका, सॉरी 10 कौन सा ऑप्शन था। इंग्लिश में क्वेश्चन आपने देख लिया 10, इंग्लिश में भी देख लो। क्या कहता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन अंडर सर्वे इज वेरी लार्ज। कह रहा है पॉपुलेशन बड़ा होगा तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, तो गलत बोला इसने। और कह रहा है क्वेश्चन अरे मेथड को यूज करते हैं अगर एरिया बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो भाई कौन सा ऑप्शन है। पहला कथन गलत और दूसरा सही, यही था ना। तो कथन पहला और कथन दूसरा, ये नहीं, कथन पहला सत्य नहीं, कथन पहला असत्य लेकिन कथन दूसरा सत्य। तो कौन सा ऑप्शन चलेगा इसका, ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपको इसमें लेना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, 10 एमसीक्यू थे, हो गए, एक दो मैंने छोड़ दिए, वो पेज थोड़ा ब्लर था, ध्यान देना। सांख्यिकीय गुणात्मक पहलू का अध्ययन नहीं करता है, इस कथन को सांख्यिकी की एक सीमा के रूप में समझाइए। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी इस क्वेश्चन को देख लो एक बारी। इंग्लिश में ये रहा आपका क्वेश्चन, स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। बिल्कुल सही। हम सब जानते हैं कि सांख्यिकी सिर्फ मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। अगर आप संख्या के रूप में सांख्यिकी के आगे इंफॉर्मेशन रखोगे तो उसे वो समझेगा, लेकिन जब आप गुण बताओगे, मैं मोटा हूं, तू लंबा है, तू अच्छा पढ़ता है, तेरा रिजल्ट अच्छा आया, तो ये सारी बातें जो क्वालिटी होती है, जो गुणात्मक बातें होती है, वो सांख्यिकी नहीं समझ पाता। तो ये बड़ा क्वेश्चन देख के आपको एक और चीज पता चली कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स से, सॉरी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी देखो ये लिमिटेशन का ही तो क्वेश्चन है। सांख्यिकी किसी भी मात्रात्मक चीज को समझ लेता है लेकिन गुणात्मक क्वालिटेटिव फैक्ट को नहीं समझ पाता है। तो 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ा था पिछले साल। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि सांख्यिकी सिर्फ क्वालिटी को समझता है, सॉरी क्वांटिटी को समझता है, क्वालिटी को नहीं समझता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, आंकड़ों के भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण सहित समझाइए। भौगोलिक वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश आप देखो क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद एग्जांपल। पहले आप समझो भौगोलिक वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। जब आप आंकड़ों का वर्गीकरण करते हो जगह के नाम के आधार पे, नेम ऑफ प्लेस की बिहाफ पे जब आप आंकड़ों को बांटते हो तो उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने एक बैच दिल्ली में रहने वाले बच्चों का बनाया और जो दिल्ली में रहने वाले बैच है उसमें मेरे पास 200 बच्चे आते हैं। एक बैच मैंने बिहार में रहने वाले बच्चों का बनाया, उस बैच में मेरे पास 300 स्टूडेंट आ रहे हैं। एक बैच में उत्तर प्रदेश के बच्चों का बना रहा हूं, उसमें मेरे पास 100 बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे जो बैचेस हैं वो जगह के नाम के आधार पे है, तो ये है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला देखो क्या है, एक्सप्लेन डिस्क्रीट सीरीज विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इसी के और में है हिंदी क्वेश्चन, देख लो बच्चा। विविक्त श्रृंखला को संख्यात्मक उदाहरण के साथ बताइए। व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, वो श्रृंखला जिसमें x के साथ साथ f भी गिवन हो। जैसे मैंने लिखा 4, 6, 8, 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 5, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है।
और क्या कह रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज को बताओ उदाहरण के साथ। देखो बेटा विविक्त श्रृंखला वह श्रृंखला है जो कंप्लीट नंबर पूरे पूर्णांक के रूप में बढ़ती है। देखो आपको पता है यहाँ पे कि 4 नंबर वाले 2 स्टूडेंट हैं हमारे पास, तो पूरे पूर्णांक के रूप में बढ़ा ना, कंप्लीट नंबर की फॉर्म में बढ़ा, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। जैसे आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो मैंने बताया कि आपके परिवार में 10 लोग हैं, तो ये कंप्लीट नंबर है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। ट्यूशन में अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो डिस्क्रीट सीरीज है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपकी हाइट कितनी है, तो वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, है ना, पॉइंट में जा सकता है ना। जैसे मान लो आपकी हाइट है 5-7, ये फ्रैक्शन में चला गया, तो ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आवृत्ति क्या था आपका, सतत श्रृंखला। याद रखना, यहाँ पे हमसे उन्होंने पूछा कि भाई बताओ व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, विविक्त श्रृंखला क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया वो श्रृंखला जिसके अंदर क्या खास बात है, जिसके अंदर खास बात यह है कि वो कंप्लीट नंबर पूरे पूर्णांक के रूप में बढ़ेगा, कोई फ्रैक्शन उसमें नहीं होगा, वो आपका डिस्क्रीट सीरीज है। आवाज ठीक बच्चों यार, सॉरी यार, क्या करूंगा। उम्मीद है कि आप समझ जाओगे चीजों को, लेकिन मैं थोड़ा गले से परेशान चल रहा हूं, लेकिन आपके लिए मैं काम पूरा करके दे रहा हूं, आप बेफिक्र रहो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। अर्थशास्त्र की चर्चा प्राय 3 भागों में की जाती है, उपभोग, उत्पादन और डैश। तो बच्चों सबको पता है कि 3 तरीकों की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तो बस ये हो गया आपका आंसर, रिक्त स्थान को भरिए और उपरोक्त कथन को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता दूं अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में 2 तरीकों की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप मनी कमाने के लिए करते हो, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 काम होता है, उपभोग, उत्पादन और वितरण, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे वितरण आंसर आना था। आओ इंग्लिश आपको भी दिखा दो ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे भरना था। हमें कह रहा है कि भाई कंजम्पशन, प्रोडक्शन और तीसरा बताओ क्या है, तो तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आया। सबको पता है प्राइमरी डेटा मोर ओरिजिनल, ज्यादा मौलिक होता है, सेकेंडरी लेस ओरिजिनल, कम मौलिक होता है। प्राइमरी डेटा में टाइम लगता है, सेकेंडरी जल्दी कलेक्ट हो जाता है। प्राइमरी एक्सपेंसिव है, सेकेंडरी लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है। प्राइमरी जो है उसमें प्रिकॉशन, सावधानी की कोई जरूरत नहीं, और सेकेंडरी डेटा आपको सावधानी के साथ उपयोग करना होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। इसके बाद इसी के और में देखो क्या आया, जनगणना और प्रतिदर्श विधि, सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड। सबको पता है सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड में डिफरेंस। अगर आप यूनिवर्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट, जितने लोग हैं यूनिवर्स में, सबसे डेटा इकट्ठा करते हो तो वो सेंसस है। और कुछ लोग, जैसे यूनिवर्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से आपने कुछ लोगों को चुन लिया और बस आप उनसे डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो ये आपका सैंपलिंग मेथड है ना। सेंसस कब लगाते हैं, जब शुद्धता, एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। ये कब लगाते हैं, जब ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए। ये रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, ये लेस रिलायबल, कम भरोसे लायक इंफॉर्मेशन देता है। इसमें सिर्फ एक गलती हो सकती है, 22 भेदभाव हो सकता है। और इसमें 2 तरीकों की गलती होती है, एक तो 22 होने के चांस हैं, और दूसरा आपको सैंपल बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप बुक से आंसर पढ़े, सेंसस और सैंपलिंग का डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल पेपर में आया था। लो जी देखो क्या है, कह रहा है कि भाई हमने ये इंफॉर्मेशन दे दिया है और इससे आप आयत चित्र बनाओ, आयत चित्र, हिस्टोग्राम बनाइए। इंग्लिश आप भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 ये देख लिया ना इंग्लिश। ये क्वेश्चन हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस हो गया, सेंसस सैंपलिंग में डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये रहा आयत चित्र बनाना है, हिस्टोग्राम। आप नोटिस करो यहाँ पे कितने का गैप है, 10 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे गैप है आपके पास 20 का, और फिर यहाँ पे गैप है आपके पास वापस से 10 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अनइक्वल क्लास इंटरवल है, और अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाना थोड़ा दमदार बात होती है। तो अगर यहाँ पे आपको आयत चित्र बनाना है तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होगा।
कैसे करते हैं एडजस्ट मैं दिखा देता हूं। देखो आपने सारे CI का गैप लिख लिया। अब इसमें जो सबसे छोटा I है वो क्या है, 10 है। 10 से इन सबको डिवाइड कर दो, सबको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने सबको 10 से डिवाइड किया, यहां क्या आ गया 1, यहां भी 1, यहां 3, यहां 2 और यहां 1। और अब ये जो कुछ भी आया है इससे अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लो। 6 डिवाइड बाय 1 तो 6 आ गया आपके पास। फिर 15 डिवाइड बाय 1 तो 15 डिवाइड बाय 1 भी क्या आ गया आपके पास 15। 27 डिवाइड बाय 3 तो ये कितना आ गया आपके पास 9। 12 डिवाइड बाय 2 तो अब कितना आ गया आपके पास 12 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 6। और 10 डिवाइड बाय 1 तो क्या हो जाएगा आपके पास 10। अब जो हुआ इसी को आपको हिस्टोग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अगर मैं आपके लिए प्रेजेंट करूं, ये मान लो y एक्सेस है, ये x है, 0 CI क्लास इंटरवल। अब देख लो CI 80 तक गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, और इधर आप डाल दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। वो कहां तक गई है 15 तक है मैक्सिमम। तो 3, 6, 9, 12, 15। लो जी बनाओ, 0 से 10 पे 6, 0 से 10 पे कितना है 6, 10 से 20 पे कितना है 10 से 20 पे है 15। ठीक है, 10 से 20 पे 15। 20 से 50 पे कितना है 20 से 50 पे है 9, ये 9 है। फिर 50 से 70 पे कितना है 50 से 70 पे है 6। ठीक है, और 70 से 80 पे क्या है 10 है आपके पास, 9 से थोड़ा सा ज्यादा 10। ठीक है, तो ये देख लो, ये जो आपका हिस्टोग्राम बना है आयत चित्र, ये अनइक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम है। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। याद रखो सबसे पहला काम CI का गैप लेना है आपको। उसके बाद सबसे छोटा जो था I वो 10 था आपका, तो 10 से पूरे I को डिवाइड कर लो और फिर जो रिजल्ट आया उससे अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाएगी। तो 4 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये तो ब्लाइंड बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ब्लाइंड बच्चों के लिए था ये। और ये क्वेश्चन देखो क्या है, सरल आवृत्ति निम्नलिखित सरल आवृत्ति वितरण को संचयी आवृत्ति वितरण में से कम और से अधिक में कन्वर्ट करो, लेस देन और मोर देन सीरीज। और देखो बच्चा 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है। लेस देन और मोर देन सीरीज का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी आया। तो इसको आपको से कम से अधिक श्रृंखला में लिखना है। ठीक है, आओ इंग्लिश वालों आपको भी क्वेश्चन दिखा दूं मैं। ये रहा आपका, कन्वर्ट करना है इसको किसमें, लेस देन और मोर देन में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप कर दोगे। लेस देन मोर देन में, पहले देखो लेस देन में लिखते कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर मैं इसको लेस देन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, लेस देन 10 है ना। फिर क्या लिखूंगा अगले को, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लास्ट लेस देन 60। ये लिख दिया आपने। और अब लेस देन जब लिखते हैं तो एफ को जोड़ते हुए जाते हैं। देखो लेस देन 10 मतलब 12 चीजें, लेकिन लेस देन 20 मतलब 12 प्लस 16 28 चीजें। फिर 28 जमा 21 49, फिर 49 माइनस 20 प्लस 24 49 प्लस 24 तो 69 69 और आपका 4 तो आपका हो जाएगा ये 73। ठीक है, फिर 73 प्लस में 14, देख ले यही होगा ना आपका। क्या था पहला था 12, फिर प्लस में 16 तो 28, फिर प्लस में 21 तो 49, फिर प्लस में 24 तो 73 और फिर अब प्लस में 14 तो 87 और फिर लास्ट में क्या है प्लस में 8 तो आपका 95। तो बच्चों ये है आपका लेस देन। और सेम ऐसे ही अगर आप मोर देन को लिखना चाहें
तो मोर देन को कैसे लिखोगे बताओ मुझे, लिखना शुरू करो। इसको क्या लिखोगे आप, मोर देन 0, 0 से अधिक। अगला क्या लिखोगे आप, मोर देन 10, 10 से अधिक। अगला 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक और मोर देन 50। बस। और अब कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले इसका सम क्या था 95, वो दिखा दो और अब यहां से माइनस करते हुए जाओ। देखो क्या थी टोटलिंग, टोटलिंग थी फ्रीक्वेंसी की 95 माइनस 12, 95 माइनस 12 83, फिर 83 माइनस आपका 16, तो अब 67, फिर आपका अगला माइनस 21, तो अब 46, फिर आपका और अगला चलो माइनस 24, 24 माइनस कर लोगे 22, फिर माइनस 14, तो आपका 8। तो ये है आपके लिए क्या, मोर देन। तो इस तरीके से आपको लेस देन मोर देन लिखना है और उसके बाद एक ही ग्राफ पे, है ना, एक ही ग्राफ पे इधर ले लेना है आपको CI और इधर ले लेना है F, और दोनों डेटा आपको मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आप डेटा पुटअप करोगे तो इस तरीके से लेस देन मोर देन दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, इस तरीके से आपको लेस देन मोर देन से कम से अधिक बनाना है ये करने के बाद। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट। 6 नंबर का क्वेश्चन लेस देन मोर देन का आपके पास आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या है लेस देन मोर देन के बाद कौन सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन इसी के और में, प्रश्नावली से क्या तात्पर्य है, एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान देना इंग्लिश, अब भी क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या है क्वेश्चन, देखो व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनरी, और बताओ कि भाई एक क्वेश्चनरी बनाने के टाइम आपको क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वेरी सिंपल, क्वेश्चनरी क्या है, प्रश्नावली क्या है, जब आप मेलिंग मेथड से इंफॉर्मेशन मांगते हो तो आप एक क्वेश्चन पेपर बनाते हो जो इन्वेस्टिगेटर बनाता है और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाता है, तो इसी को आप क्वेश्चनरी मतलब प्रश्नावली बोलते हो। और प्रश्नावली बनाने के समय इसमें सर्वे से रिलेटेड प्रश्न लिखे जाते हैं, और प्रश्नावली बनाने के समय जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, पहला कम प्रश्न हो, दूसरा अनुचित प्रश्न ना हो, तीसरा क्वेश्चंस का सीक्वेंस सही रखना है आपको। ठीक है, अगला कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन, कोई गणितीय प्रश्न नहीं डालने हैं, कोई ऐसा प्रश्न जिसमें कंट्रोवर्सी झगड़ा हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न नहीं डालना है, प्रश्नों की संख्या कम रखनी, मैंने पहले बोल दिया, निर्देश देने कि प्रश्न पत्र को कैसे भरना है, लौटाने की प्रार्थना करनी है। तो यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एक अच्छे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है शोधकर्ता और परिगणक कौन होता है। शोधकर्ता इन्वेस्टिगेटर, परिगणक एनुमिनेटर, ये दोनों कौन होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि कौन होता है इन्वेस्टिगेटर और कौन होता है आपका एनुमिनेटर। वेरी सिंपल ना बच्चे, जो मेन बंदा है जो सर्वे करवा रहा है वो इन्वेस्टिगेटर है, और अगर एरिया बड़ा है तो इन्वेस्टिगेटर अकेले तो सब कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसकी मदद करने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं एनुमिनेटर, गणक। याद रखो, मेन बंदा इन्वेस्टिगेटर और उसकी मदद करने वाले लोग एनुमिनेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीपल बार डायग्राम, बहुगुणी दंड आरेख और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में अंतर बताओ। देखो बच्चा, आपको बताना है कि मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करो मेरे पास आर्ट्स, हमारे सेंटर में इस साल 2025 में आर्ट्स के 100 स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के 150 और साइंस के 50 एग्जाम्पल। और अब मुझे अगर इसे बार डायग्राम में दिखाना है तो अगर मैं बनाऊंगा मल्टीपल बार डायग्राम तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमर्स दिखाऊंगा आपको, सॉरी आर्ट्स था ना, आर्ट्स दिखाऊंगा आपको 100, कॉमर्स दिखाऊंगा यहीं पे 150 और साइंस दिखाऊंगा यहीं पे 50। तो इस तरीके से अगर मैं बना दूंगा 2025 से ये आपका, फिर ऐसे 2024, तो ये मल्टीपल है। लेकिन दूसरी तरफ सब डिवाइडेड में क्या होता है कि आपको इसको जोड़ लेना है, इसका जोड़ कितना है, इसका जोड़ है आपका 300। और अब आपको कैसे बनाना है बार डायग्राम, ये रहा आपका बार डायग्राम,
आप एक ही साथ क्या करो, आप एक ही साथ 300 का बार बना दो, 2025 300, और अब आप इसको डिवाइड कर दो 100, फिर 100 जमा 150 250, है ना, 100 जमा 150 कितना हो गया आपका 250, और फिर बचा हुआ 50। तो ये दोनों में फर्क होता है। मल्टीपल में क्या होता है, एक ही साथ, जैसे मान लो एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपको हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। और सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही बार बनेगा बड़ा और उसमें फिर आपको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो ऐसे ही 2026 की भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो 2026 के लिए फिर मैं अलग से यहाँ पे थोड़ा गैप देखिए, क्योंकि बार डायग्राम में गैप छोड़ना पड़ता है, फिर मैं 3 बनाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 2026 के लिए दोबारा एक बड़ा बार बन जाएगा और उसको फिर आपको क्या कर देना है, उसको डेटा के हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो याद रखें मल्टीपल बहुगुणी, बहुगुणी में क्या होता है, एक साथ कई बार बनते हैं, और सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही बड़ा बार बना के हम उसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि भैया पाई डायग्राम बना के दो इस इंफॉर्मेशन से। हिंदी वालों को बच्चों आप भी क्वेश्चन पढ़ लो, अपना क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है हिंदी। आंकड़ों का क्या बना के दो, आंकड़ों का वृत्त आरेख मतलब पाई डायग्राम बना के दो। बच्चों बहुत सिंपल होता है पाई डायग्राम बनाना, वृत्त आरेख बनाना। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पाई डायग्राम का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन है क्या वो परसेंटेज की फॉर्म में है। अगर परसेंटेज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है तो आपके लिए काम आसान है। अगर परसेंटेज नहीं होता तो पहला काम आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज अगर है तो आपके लिए काम बहुत आसान है, आपको सीधा डायग्राम बनाना है। कैसे, बस इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें बच्चों, सबको पता है टोटल 360 डिग्री होती है एक सर्कल में, और डिवाइड बाय परसेंटेज का सम कितना होता है 100, तो 360 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा 3.6। आपको इन सब को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जरा, पहला तो हो गया आपका 36 डिग्री, दूसरा क्या हो जाएगा 40 इंटू 3.6 144 डिग्री, तीसरा देखो क्या हो जाएगा आपके पास दोबारा 36, अगला 72 डिग्री, और अगला देख लो आप दोबारा 72 डिग्री। तो पहला काम आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, दूसरा काम कंपास के यूज से, है ना, प्रकार के यूज से आपको सर्कल बनाना है। ध्यान रखें प्रकार के यूज से कोई कड़ा वड़ा खोल के नहीं बनाएगा, ये आपका सेंटर मिलेगा, आपको रेडियस बनाना है। अब जो डी है आपके पास, उस डी के इस पॉइंट को आपको यहां प्लॉट करना है, ठीक है। अब जैसे क्या है पहला 36 है तो आप दिखाएं 10 20 30 40, तो 40 के बीच में यहाँ 36, तो आपने लाइन डाल देना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब अगला 144 है, तो अब आपको डी को घुमा के इस लाइन के ऊपर ऐसे रखना है, और फिर 144 140 144, तो 140 और 150 के बीच में। तो इस तरीके से आपको आपका पाई डायग्राम मतलब वृत्त आरेख बनाना है। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलें आगे, चलिए तो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 पार्ट ऑफ टेबल। अच्छा ये ब्लाइंड बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि कोई टेबल के जो है 4 पार्ट जो है वो आपको बताने हैं। तो आप सबको पता है कि टेबल में 4 पार्ट जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए बताना है। तो टेबल में क्या क्या होता है बच्चे, सबसे पहले टेबल में ऊपर टेबल नंबर डलती है, फिर टाइटल डलता है ना, टाइटल डलने के बाद क्या डलता है, टेबल नंबर, टाइटल डल गया, हेड नोट डलता है, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कैप्शन डालते हैं, फिर क्या डालते हैं कैप्शन के बाद स्टब्स डालते हैं, फिर ये बॉडी एरिया होता है, फिर यहाँ पे टेबल में क्या आता है फुट नोट और सोर्स नोट, ठीक है। तो टेबल के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ टेबल कहीं भी तुम्हारे पेपर में भी नॉर्मल में आ सकता है, तो टेबल के क्या क्या पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए तो ये था आपका स्टैटिक्स का पेपर जो आसान था। देखो बस आपको क्वेश्चन को सही से तमीज से पढ़ना पड़ेगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दो माइक्रो की तरफ। पहला क्वेश्चन, रिसोर्स आर स्कार ओनली डेवलपिंग इकोनॉमी, संसाधन सीमित होते हैं, है ना, सिर्फ किसमें विकासशील अर्थव्यवस्था में। तो गलत है, रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पहला असर्शन गलत है कि संसाधन सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्था में सीमित होते हैं, गलत है।
और संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है, ये बिल्कुल सही है भाई। संसाधन तो हर जगह सीमित होते हैं ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। जाओ देखो सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला गलत है ना, और दूसरा सही, तो ये रहा आपका आंसर। असर्शन इज असत्य, और जो कारण है, रीजन है, वो क्या है, वो बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि सीमांत अवसर लागत एमओसी क्या कर रही होती है। तो सबको पता है एमओसी बढ़ रहा होता है। जब एमओसी बढ़ता है, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है, तो पीपीसी कैसा होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन, नतोदर होता है। बताओ ठीक हो। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी देखो अपने इस क्वेश्चन को कि पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है, जब एमओसी क्या कर रहा होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य जो फॉल्स है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय के संबंध को बताता है, तो यही तो फॉल्स है। मांग का नियम क्या बताता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा। हमें असत्य चुनना था, फॉल्स चुनना था, यही मिल गया। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, आय नहीं मांग को दर्शाता है। तो हमारा आंसर यहीं पे ये सही हो गया, ए ऑप्शन होगा। बाकी पॉइंट्स को पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश वाले बच्चों आप भी देख लो बेटा। कह रहे बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो ये गलत है बच्चा। प्राइस एंड डिमांड के रिलेशन को बताता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 21 क्वेश्चन पे आओ, 21वें प्रश्न पे आओ, देखो क्या है। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक वस्तु की कीमत निर्धारण से संबंधित है, बिल्कुल सही। माइक्रो का रिलेशन प्राइस डिटर्मिनेशन उससे होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति आदि से संबंधित है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एक वस्तु की कीमत निर्धारित करता है, बिल्कुल सही। माइक्रो प्राइस डिसाइड करता है, और मैक्रो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी और इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टडी करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है दोनों, मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 21 में। ये रहा आपका 21, और 21 मैंने स्टेटमेंट पढ़ दिया है, और आंसर इसका आपका कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सही ऑप्शन होगा आपका। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही क्या है, सत्य है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या है आपके पास, इसमें ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 21। चलो 22 पे चलते हैं, देखो जरा क्या है। परिवर्ती अनुपात के नियम को डैश भी कहते हैं, सबको पता होना चाहिए। परिवर्ती अनुपात के नियम को हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, सॉरी हास्यमान सीमांत उत्पादन का नियम भी कहते हैं। देखो सीमांत उपयोगिता नहीं होता है, प्रतिस्थापन दर का नियम भी नहीं होता है, और कुल उत्पाद का नियम, हास्यमान कुल उत्पाद का नियम भी नहीं होता है। तो हास्यमान सीमांत उत्पाद का नियम, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश वाले बच्चों 22 क्वेश्चन आप भी देख लो बच्चा एक बारी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। आपने देखा है ना, पहले शुरू में तो एमपी बढ़ता है, लेकिन फिर एमपी क्या होता जाता है, लगातार गिरता जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही था 22 में। आओ 23 दिखाता हूं आपको बच्चों। यार ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये सीबीएसई की तरफ से पिछले साल मतलब गलत क्वेश्चन पूछा गया था। वे ऑफ क्वेश्चनिंग गलत है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो मैं ये क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा रहा, बस मैं ये याद दिलवा दे रहा हूं। ईडी इन्फिनाइट कब होता है, जब ईडी क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्स, सॉरी जीरो है ना। ईडी जीरो कब होता है, ईडी जीरो तब होता है जब ईडी पैरेलल टू वाई एक्सेस हो, मतलब डिमांड नहीं बदल रही, प्राइस लगातार बदल रहा है, तो हम कहते हैं ईडी जीरो है। ईडी ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब डिमांड कर्व कैसा हो, मोर फ्लैटर, अधिक चपटा हो। ईडी लेस देन 1 कब होता है, जब स्टीपर हो, अधिक खड़ा हो। और इन्फिनाइट कब होता है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, कि भाई डिमांड बार बार बदल रहा है, सेम प्राइस पे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप ये जान लें, इसका जो ऑप्शंस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो।
24वां क्वेश्चन देखो क्या है, सरकार को प्रदूषण पर नियंत्रण रखना चाहिए या अर्थव्यवस्था में गरीबी कम होनी चाहिए जैसी कथन किस बात को दर्शाते हैं? तो सबको पता है कि ये आदर्शात्मक है, जहां पे आप विचार दे रहे हो, जहां पे आप एडवाइस दे रहे हो, जहां पे आप अपने ओपिनियन दे रहे हो, वो आदर्शात्मक मतलब नॉर्मेटिव होता है। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी देख लो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है the statement like economy should control population poverty in the economy ought to be reduced fall within the scope of normative economics। ठीक है भाई, गरीबी कम होनी चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, तो ये सब क्या बताता है? ये सब नॉर्मेटिव को बताता है। जहां आप एडवाइस देते हो नॉर्मेटिव, और जहां पे आप बात किसकी करते हो, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका आंसर ए है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो 24वें से आगे चलते हैं 25वें की तरफ। देखो क्या है 25वां क्वेश्चन, सीमांत उत्पाद किसके बराबर होता है? एमपी का सही फॉर्मूला क्या है? तो आपने सीखा है एमपी इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। तो इसका सही ऑप्शन ए है। इंग्लिश यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यही दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद अगला 26वें पे आ जाओ जरा। देखो 26वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा असत्य है? देखो एमयू का ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फॉल्स कौन सा है? ये वाला। क्या लिखा हुआ है कि एमयू बराबर टीयू अपॉन क्वांटिटी, बल्कि ये नहीं होता, क्या होता है? डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। ये लास्ट में लिखा हुआ है, टीयू में परिवर्तन बटे में मात्रा में परिवर्तन। तो कौन सा सत्य है, कौन सा फॉल्स है? तो आपका ऑप्शन ए फॉल्स है। ये 26वां क्वेश्चन था। इंग्लिश आपको भी उम्मीद करता हूं ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां देखो क्या है, बजट रेखा का ढलान, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? सबको पता है बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, और इसका इंडिकेटर क्या है? पी एक्स अपॉन पी वाई, वस्तु एक्स की कीमत बटे में वस्तु वाई की कीमत। ये ऑप्शन डी है इसका। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात, दो प्रोडक्ट के प्राइस के रेशियो को आप बजट लाइन, बजट रेखा के नाम से जानते हो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लें। क्या है, जब वस्तु की कीमत 8 रुपए प्रति इकाई से गिरकर 7 रुपए हो जाती है, तो उपभोक्ता अपना कुल व्यय 200 से बढ़ाकर 210 कर देता है। तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। इंग्लिश के बच्चों आप भी पढ़ लो बच्चा, क्या लिखा है इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन कि प्राइस क्या हुआ? प्राइस 8 रुपए से फॉल होकर 7 हो गया, इसलिए एक बंदे ने इस पे अपना टोटल एक्सपेंडिचर 200 से बढ़ा के 210 कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। पहली बात, पहले प्राइस क्या था? पहले प्राइस था 8 रुपीज, अब क्या हो गया? 7 रुपीज। पहले इस पे एक्सपेंडिचर कितना होता था? 200, अब कितना हो रहा है? 210। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लो। देखो बच्चे, ई को जब पी से भाग करते हैं, खर्चे को जब आप प्राइस से भाग करोगे तो क्वांटिटी का पता चल जाएगा। तो 200 को यहाँ पे 8 से भाग करो आप, तो कितना आ गया आपके पास? है ना, कितना आ गया आपके पास? तो 25 आ गया। और इधर 210 को 7 से भाग करो तो क्या आ गया आपके पास? 30। अब एक्सपेंडिचर आपके काम का है नहीं, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी निकालना आता है। ईडी बराबर माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई P1 Q1, ये आपका फॉर्मूला है। बताइए, माइनस डेल्टा क्यू, क्यू में कितने का चेंज आया? 5 का, अपॉन में डेल्टा पी, प्राइस में कितने का चेंज आया? 1 का, इनटू में P1, पहले प्राइस क्या था? 8, और अपॉन में Q1, Q1 क्वांटिटी क्या थी पहले? 25। 5 से ये कट जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आपका? 5, और 8 डिवाइड बाय 5 आप कर लो, तो आपके पास आपका आंसर जो है वो 1.6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपके पास आ गया। तो ये 3 नंबर का आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आया था। आप स्क्रीनशॉट कर लें इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड नेचर ऑफ गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड नेचर ऑफ गुड्स अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कह रहे बताओ कि वस्तु की उपलब्धता और वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को कैसे प्रभावित करती है। हिंदी वाले बच्चों क्वेश्चन आप भी देख लो, 28 क्वेश्चन है ये आपका। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स
और वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को कैसे प्रभावित करती है। तो बेटा मैंने आपको सीधा सीधा ये पढ़ाया था कि आपको ये देखना होता है कि अगर उपभोक्ता को, कंज्यूमर को प्राइस सोचने के लिए मजबूर करता है, अगर आप जाके खड़े होकर सोचते हो लू ना लू, लू ना लू, प्राइस के बारे में बहुत सोच रहे हो, तो मांग की लोच जो है इनइलास्टिक, बेलोचदार होती है, सॉरी लोचदार होती है, इलास्टिक होती है। और अगर आप गए और आपको प्राइस ज्यादा असर नहीं डाल रहा, आप गए और चीज ले आए, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिक है। अब बताओ, अगर किसी वस्तु का बाजार में प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो चीज आप लेने गए उसके जैसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बेच रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप वहां खड़े होकर सोचोगे कि लू ना लू, फटाफट ले लोगे क्योंकि आपको पता है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? तो अगर प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक, बेलोचदार होती है। और अगर किसी चीज का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन है, जो आप लेने गए वैसे प्रोडक्ट और भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो अब आपको जब वो बताएगा कि इतने रुपए का है, तो अब आप वहां पे खड़े होकर सोचोगे यार दूसरे से भी पता कर लेता हूं, है ना? तो जैसे ही आप डिमांड करने से पहले सोच रहे हो, ठीक है, तो डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक, लोचदार हो गई। तो याद रखो, प्रतिस्थापन है तो लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड, प्रतिस्थापन नहीं है तो इनइलास्टिक, बेलोचदार मांग। ऐसे ही वस्तु की प्रकृति, देखो अगर गुड्स नेसेसरी है, आवश्यक चीज है, जैसे मान लो मेडिसिन है, दवाई है, ठीक है, जैसे मान लो नमक है, तो ये आवश्यक चीज है, तो हम इसके प्राइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, तो हम खरीद लेते हैं सीधा। तो डिमांड कैसी हो गई, इनइलास्टिक, बेलोचदार, है ना? और अगर अगर क्या है, अगर आरामदायक चीज है, लग्जूरियस चीज है, विलासिता की चीजें, महंगी गाड़ी, एसी, महंगा घर, तो इनके प्राइस के बारे में हम बहुत सोचते हैं, तो ऐसी चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, लोचदार, इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग सदैव बढ़ती है, कारण सहित उपरोक्त कथन का समर्थन अथवा खंडन करिए। इंग्लिश, आ जाओ आप भी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्या कह रहा है, an increase in income of consumer always leads to increase in the demand for all goods, defend और refused। बताओ भाई, इनकम के बढ़ने से हर वस्तु की मांग हमेशा बढ़ जाती है, सही या गलत? तो बच्चे हम स्टेटमेंट को रिफ्यूज करते हैं, हम इसका खंडन करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, अगर नॉर्मल गुड्स है, सामान्य वस्तु, तो आपको पता है इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वस्तु घटिया है, इंफीरियर गुड्स, तो फिर अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बेटा, उल्टा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि हम इस स्टेटमेंट का क्या करते हैं, खंडन करते हैं, मतलब हम इससे एग्री नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, पहले इंग्लिश वाले बच्चों आप पढ़ लो क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, सुमन स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑन परचेजिंग ऑफ 2 गुड्स। सुमन अपने सारे पैसे 2 वस्तु को खरीदने पे खर्च कर देती है। गुड एक्स एंड गुड वाई, वस्तु एक्स और वाई, और एक्स का प्राइस क्या है, 2 रुपए, वाई का प्राइस है 5 रुपए। देख लो, प्राइस ऑफ एक्स है 2 रुपए और प्राइस ऑफ वाई क्या है आपके पास, 5 रुपए है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन of certain unit of good x and good y is 4 and 8। जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला वो MUX से कितना मिला, 4 यूटिल्स, और MUY से कितना मिला, सेकेंड गुड से कितना मिला, 8 यूटिल्स। ठीक है, इज सुमन इन सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या सुमन संतुलन में है? इफ नॉट देन व्हाट विल बी हर रिएक्शन टू अटेन हर इक्विलिब्रियम। क्या सुमन संतुलन में है, और अगर नहीं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? बच्चे मेरे, इक्विलिब्रियम में जाने के लिए MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए मार्शल अप्रोच से MUY अपॉन PY के। तो देखो सुमन के साथ क्या हुआ, सुमन का MUX कितना है, 4 यूटिल्स, प्राइस कितना है एक्स का, 2 रुपए। ठीक है, MUY कितना है सुमन का, MUY है 8 यूटिल्स, और इसका प्राइस कितना है बच्चों, इसका प्राइस है 5 रुपए। तो पहले बताओ क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इधर तो आ जाएगा 2, है ना, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ गया, और दूसरी तरफ 8 डिवाइड बाय 5 1.6 आ गया। तो मतलब कि दोनों बराबर नहीं है, एक्स वाली साइड बड़ी है। अब अगर
MUX अपॉन PX बड़ा है MUY अपॉन PY से। तो आप सबको पता है कि कंज्यूमर क्या करेगा। इस केस में सुमन को कमोडिटी X ज्यादा संतुष्टि दे रही है और इसलिए सुमन X के यूज को क्या करेगी, बढ़ाएगी, और X के यूज को बढ़ाने से X के ऊपर कौन लग जाएगा, LDMU लग जाएगा, और X से मिलने वाली यूटिलिटी गिरनी शुरू होगी, MUX गिरना शुरू होगा। और कब तक गिरेगा, जब तक वो गिरते गिरते दोबारा किसके बराबर ना हो जाए, MUX अपॉन PX बराबर ना हो जाए किसके, MUY अपॉन PY के। बताओ बच्चों, ठीक हो। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पेपर में आया था और हमने पढ़ा है कि टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 29 हो गया, 31। देखो क्या है 31, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, निम्नलिखित स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश आप भी बेटा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपके पास कि why is PPC frontier, PPF, why is production possibility frontier concave to the origin, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि और what will be the impact of the PPF in the following situation। आप बताओ PPF concave क्यों होता है। सबको मैंने बता दिया है PPF concave मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बढ़ते हुए MRT या MOC की वजह से। और MRT MOC क्यों बढ़ता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत रूपांतरण दर और सीमांत अवसर लागत क्यों बढ़ती है। तो हमारी बात हुई है कि संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान कुशल नहीं होते हैं, तो इसीलिए पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव होता है। तो एक आंसर तो हो गया कि पीपीसी कॉनकेव कब होता है, जब एमआरटी या एमओसी बढ़ता है, क्योंकि रिसोर्स इक्वल एफिशिएंट नहीं होते। अब क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या होगा। देखो बेटा, अगर एक गुड्स की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उस एक्सिस पे मान लो अगर गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो एक्स एक्सिस पे हम ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। अगर गुड वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ गई बेटा तो हम वाई एक्सिस का, वाई गुड्स का ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। और अगर बेटा दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हम दोनों का ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। तो आपको बताना है कि अगर एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो एक्स एक्सिस पे बाहर की तरफ घूमेगा, वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो वाई एक्सिस पे बाहर की तरफ घूमेगा, दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो क्या होगा, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगला रिडक्शन, रिडक्शन इन रिसोर्सेज, अगर संसाधन कम हो जाए तो क्या होगा। तो आप सबको पता है कि अगर रिसोर्स कम हो जाए तो पीपीसी अंदर की तरफ घूम जाता, मतलब शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड उल्टे हाथ की तरफ पीपीसी आपका शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। डन है सबको, क्वेश्चन ठीक है। क्या क्या था, पीपीएफ का शेप कॉनकेव क्यों होता है, मैंने बता दिया। पीपीएफ या पीपीसी क्यों होता है, बढ़ते हैं एमआरटी या एमओसी की वजह से। और अगर टेक्नोलॉजी बदली तो क्या होगा, और रिसोर्स अगर कम हो गया तो क्या होगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। एक आय के वितरण की समस्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम। इसमें हमें देखना होता है कि देश रिच के लिए बनाएगा या देश पुअर के लिए बनाएगा। और ये डिपेंड करता है दो बातों पे, एक व्यक्तिगत वितरण आय का और दूसरा फलनात्मक वितरण, मतलब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने नॉर्मली पढ़ा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। उम्मीद करता हूं सबको एक्सपेंशन मतलब विस्तार पता है। विस्तार कब होता है, जब ये पीपीसी और आप कहां मूवमेंट कर गए, डाउनवर्ड, प्राइस के कम होने, जब किसी चीज का प्राइस क्या हो जाए, कम। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब ये पीपीसी है और आप कहां चले गए, ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया था, बढ़ गया था। इंक्रीज किसे कहते हैं, जब सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ जाए तो राइटवर्ड शिफ्टिंग, इंक्रीज। डिक्रीज किसे कहते हैं, सेम प्राइस पे अगर अदर कारण की वजह से डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कहता है आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे विस्तार हो रहा है, संकुचन हो रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। देखो तुम सबको पता है कि ये दोनों होते हैं किसकी वजह से, खुद की प्राइस में चेंज होने की वजह से। और ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, अदर फैक्टर, अन्य कारकों की वजह से। तो देखो क्या है, पहला, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कार, डिमांड ऑफ कार इंक्रीज।
कार सस्ता होने से कार की मांग बढ़ गई, तो खुद का प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई, तो क्या होगा, विस्तार होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखो, ड्यू टू सीयूईटी एग्जाम डिमांड ऑफ सीयूईटी बुक इंक्रीज। सीयूईटी का एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए बच्चे सीयूईटी की बुक ज्यादा खरीद रहे हैं। तो बेटा अब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, खुद का प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, तो फिर क्या हुआ, अदर फैक्टर में चेंज आया, तो क्या होगा, इंक्रीज, मतलब राइट वर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड। अगला, डिमांड ऑफ अम्ब्रेला फॉल ड्यू टू लेस रेन इन दिल्ली। दिल्ली में कम बारिश के कारण अम्ब्रेला की मांग कम हो गई, तो भैया अदर फैक्टर है ना, तो क्या, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। अगला, फॉल इन डिमांड ऑफ चॉकलेट ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। चॉकलेट की डिमांड कम हो गई क्योंकि चॉकलेट महंगा हो गया, तो अपवर्ड मूवमेंट मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। समझ गए, चॉकलेट महंगा हो गया तो चॉकलेट की डिमांड कम हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हो जाएगा। और बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन वाले ने पूरा डिमांड ही चेक कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट कर लो। इंग्लिश वाले बच्चों, हिंदी आपने भी क्वेश्चन समझ लिया पूरा पूरा, आपका क्वेश्चन ये रहा। आपका क्वेश्चन ये रहा, तो देखो क्या था, कार की कीमत गिरेगी तो क्या होगा, तो कार की कीमत गिरने से क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, सीयूईटी की बुकों की डिमांड बढ़ गई क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम आ गया, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अन्य कारण है, बारिश के कम होने के कारण छाता कम बिक रहा है, तो मांग में कमी हो गई, और चॉकलेट महंगा हो गया इसलिए चॉकलेट की डिमांड कम हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम संकुचन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 देखो कितना सिंपल है, कह रहा है कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट और सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट की सहायता से परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताना है टीपी और एमपी की मदद से। इंग्लिश आप भी देख ही लो एक बारी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ टीपी एंड एमपी। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा इसका आंसर। टीपीएमपी में दिखा देता हूं आपको, देखो क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कैपिटल हम हर जगह 1 1 1 ऐसे फिक्स रखते हैं, लेबर लगातार हम क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट है। ऐसा करने से एमपी शुरू में क्या करता है, बढ़ता है, फिर एमपी क्या करता है, घटता है, फिर 0 से नेगेटिव। टीपी क्या कर रहा होता है, टीपी पहले 2 5 9 12 14 ऐड कर करके टीपी आ रहा है ना, पहला 2 2 3 5 5 और 4 9 ऐसे। ठीक है, 15 15 और फिर 14। तो आप यहां से यहां तक देखिए क्या चल रहा है, एमपी बढ़ रहा है और टीपी बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है, फिर देखिए एमपी घट रहा है और टीपी अभी भी बढ़ रहा है घटती हुई स्पीड से, और आखिर में एमपी नेगेटिव और टीपी ने गिरना शुरू कर दिया है। अगर मैं इसी बात को डायग्राम पे दिखाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपका एमपी बढ़ा, घटा और नेगेटिव चला गया। जब ऐसा हो रहा था तो टीपी पहले क्या कर रहा था बच्चों, टीपी पहले इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहा था, फिर कौन सी स्पीड से, डिमिनिशिंग, और फिर टीपी ने गिरना शुरू कर दिया है। तो ये देखो आपको मैंने टेबल डायग्राम दोनों दिखा दिया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ये इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। इंक्रीजिंग बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात का नियम, घटते हुए और ऋणात्मक। और क्या होता है, बढ़ते हुए परिवर्ती अनुपात के नियम में एमपी बढ़ता है और टीपी बढ़ती स्पीड से बढ़ता है। फिर एमपी सेकंड वाले में एमपी घटता है लेकिन टीपी अभी भी बढ़ता है घटती हुई स्पीड से, और आखिरी एमपी नेगेटिव चला जाता है लेकिन टीपी घटना शुरू कर देता है। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ, हाँ जी 33। इसी के और में देखो क्या है आपके पास, इसी के और में क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। ठीक है, तो सेम वही डायग्राम, वही तीन बातें। पहले तो कि एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ेगा, एमपी घटेगा तो टीपी घटती हुई स्पीड से बढ़ेगा, और अगर एमपी नेगेटिव जाएगा तो टीपी गिरना शुरू कर देगा। और उसके अलावा दो और बातें, जब एमपी 0 पे होता है तो टीपी अपने टॉप पॉइंट पे, उच्चतम बिंदु पे होता है, और जब एमपी टॉप पे होता है तो टीपी नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे होता है। मैं एक बार और आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, अगर आपने नोटिस किया तो उसमें क्या कर रहा था मैं,
एमपी बढ़ा, फिर ये चला गया नेगेटिव घटते हुए। पहले ये तेजी से बढ़ा, उसके बाद ये धीमे धीमे बढ़ा और फिर ये गिर रहा है। तो तीन बातें, तो तीन फेज है। उसके अलावा एक बात ये, जब ये एमपी टॉप पे होता है तो टीपी अपनी स्पीड ठीक है भाई, वेरी सिंपल। सबको पता है कि भाई क्या होता है, परिवर्ती कारक वो कारक है जो उत्पादन के साथ साथ बदलते रहते हैं, और स्थिर कारक वो है जो उत्पादन के बदलने पर भी नहीं बदलते। स्थिर जो दीर्घ समय अवधि, जो अल्प समय अवधि होता है, उसमें परिवर्ती कारक बदलेगा लेकिन स्थिर कारक नहीं बदलेगा, सबको बात पता है। उसके अलावा परिवर्ती कारक का आपके उत्पादन के साथ कैसा रिलेशन होता है, उत्पादन के साथ परिवर्ती कारक का प्रत्यक्ष रिलेशन होता है ना। और उसके अलावा इसका तो कैसा रिलेशन बता दिया मैंने, प्रत्यक्ष। और स्थिर कारक का आपके उत्पादन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलो ठीक हो सब। तो स्थिर कारक वो जो उत्पादन के बदलने पर ना बदले, और परिवर्ती कारक वो जो उत्पादन के बदलने पर बदलता रहता है। एग्जाम्पल, कच्चा माल परिवर्ती कारक है, भवन स्थिर कारक है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भैया टेबल देख लो, देख लिए टेबल, तो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो। टेबल देख लिया ना आपने, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर। पहला क्या कहता है, देखो, कहता है उन सभी संयोगों की पहचान कीजिए जो एक ही अधिमान वक्र पर स्थित होंगी। सबको पता है एक ही आईसी पर जितने पॉइंट होते हैं तो सबकी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, बराबर। तो आप देख लो इसमें से कौन कौन सा है जिनकी सेटिस्फेक्शन बराबर है। देखो ए और बी, सॉरी, ए यूटिलिटी कितनी है 100, और डी यूटिलिटी कितनी है 100। तो एक तो ए और डी एक ही आईसी पर आएंगे। दूसरा और देखो क्या है, और उसके अलावा आपका बी, बी और उसके अलावा आपका ई, ये भी सेम आईसी पर आएंगे। ए और डी एक ही आईसी पर आएंगे क्योंकि 100 यूटिल्स, और ये दोनों भी एक ही पर आएंगे क्योंकि 110 यूटिल्स। क्योंकि आप सबको पता है एक आईसी पे जितने पॉइंट होते हैं सब समान संतुष्टि देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आईसी की पहचान, ऐसे कॉम्बिनेशन को चुनो जो सेम आईसी पे आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया ए और डी दोनों सेम पे आएंगे क्योंकि दोनों की यूटिलिटी 100 है, और उसके अलावा बी और ई सेम पे आएंगे क्योंकि दोनों की यूटिलिटी 110 है। सिंपल क्वेश्चन। और देखो अगला क्या है, कौन सा संयोग सबसे ऊंचे अधिमान वक्र पे जाएगा, है ना। मतलब कौन सा, देखो आपको पता है ना सबसे ऊंचे आईसी पे सबसे ज्यादा संतुष्टि होती है। तो कह रहा है कि कौन सा संयोग सबसे ऊंचे अधिमान वक्र पर होगा और क्यों। आओ देखते हैं सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसमें है। आप देखो सबसे ज्यादा यूटिलिटी सी में है 150। तो जो सी है वो सबसे ऊंचे आईसी पे होगा क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन सबसे क्या है, सबसे ज्यादा है, यूटिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सी इसका आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखो क्या है, यदि यदि किसी उपभोक्ता की आय 50 रुपए है और वस्तु एक्स और वाई की कीमत 4 और 3 रुपए है तो निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पहला, सभी पर्याप्त संयोग, ठीक है, सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर इनकम कितनी है 50 रुपए, और उसके अलावा प्राइस एक्स और वाई का क्या है 4 और 3, आ जाओ इधर। इनकम है 50 रुपीज और प्राइस क्या है, एक एक्स का है 4 रुपए और वाई का प्राइस क्या बता रहा है वो 3 रुपए। तो बताओ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हो। 50 रुपए है आपकी जेब में, अब देखो एक्स 4 रुपए का था ना, 4 इंटू 5 20 रुपए यहाँ खर्च हो जाएंगे, और 12 तिये 36, यहाँ तो ये तो 56 रुपए हो गए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो आप नहीं ले सकते, ए नहीं ले सकते।
दूसरे को चेक करो, 6 चौके 24 रुपए यहां खर्च हो गए और 8 दिए, है ना, 24 यहां भी खर्च हो गए। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया आपका? 6 रुपए का था ना, ये 6 रुपए का एक्स था, तो 6 चौके 24 और 8 ये भी 24, तो 48 रुपीज। तो भाई 50 में आ गया ना आपका। एक तो आप बंडल बी ले सकते हो, और देखो आप इसको देखो, 4 रुपए का ये, 3 रुपए का ये, तो इधर 28 और इधर क्या हो गया आपके पास? एक तरफ तो 28 रुपए हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया आपके पास? 39। तो आप बताओ 28 प्लस 39 कितने? 67 रुपीज खर्च हो रहे हैं। तो ये आप नहीं ले सकते। इसको देखो, 4 रुपए का ये है तो 32 रुपए और प्लस में 3 रुपए का ये है तो 18 रुपए, तो 50। तो आप इसको भी ले सकते हो, डी को आप ले सकते हो, क्योंकि पूरे 50 रुपए खर्च हो रहे हैं और आपकी जेब में 50 रुपए हैं। ई वाले को देखो, 9 इंटू 4, ठीक है, 4 रुपए का नहीं है तो 36 रुपए, और ये कितने का है? 3 का, तो आपका क्या हो गया? 5 इंटू 3 तो 51। ये भी आप नहीं ले सकते, इसमें 51 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि उन बंडलों को पहचानो जिसको आप अपनी इनकम में ले सकते हो, तो हम सिर्फ बी और डी को ले सकते हैं, क्योंकि बी में कितने रुपए खर्च हो रहे थे? 48 और डी में 50। हमारे जेब में 85 रुपए थे, तो हम या तो बंडल कौन सा ले सकते हैं? यहाँ पे उसने बोला बंडल पहचानो, तो हम या तो बी को ले सकते हैं या डी को, क्योंकि ये दोनों हमारे बजट में आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे नजर डालो। इसी में जो अगला क्वेश्चन है, वो सभी सहयोग जो बजट रेखा पर स्थित होंगे। तो बस बजट रेखा पे एक ही पॉइंट था, डी, क्योंकि डी में कितने पैसे खर्च हो रहे थे आपके? 50 रुपए पूरे, और आपकी जेब में 50 रुपए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बजट लाइन पर जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी कॉस्ट इनकम के इक्वल होती है। चलिए अगला, प्राप्य सहयोग में से उपभोक्ता कौन से सहयोग को सबसे अधिक अधिमान देगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें से कंज्यूमर किसको सबसे ज्यादा वैल्यू देगा? तो अटेनेबल में क्या क्या था आपके पास, बताओ। ठीक है, ये फाइल फिर से दिक्कत आ रही है, एक लास्ट क्वेश्चन दिखाना है, बस बस एक क्वेश्चन। बस बच्चों 1 मिनट, एक क्वेश्चन और दिखाना था मुझे आपको, एक बार बस लास्ट पे पहुंच जाओ। इसी वजह से बस एक लास्ट चीज दिखानी मुझे आपको। आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि कंज्यूमर, आखिरी पॉइंट, कि कंज्यूमर इनमें से, आप ऐसे ही देख लो, कंज्यूमर इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? तो आप बताओ ना, सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहां पे? टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट कहां पे? 150 वाले पे। तो कंज्यूमर जो ऑप्शन सी है उसको चुनेगा, जिसमें कितने की यूटिलिटी थी? 150। बस हो गया, काम खत्म, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था। नहीं बस, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा मुझे उम्मीद है, और सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था, और सच बताऊं तो पिछले साल का पेपर बहुत बढ़िया था। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने समझा दिया है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि इसका फायदा सबको मिल पाए। ठीक है, चलो जय श्री राम, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं, आज रात को 8:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, और लाइव में आपको मैं पूरा जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे ग्राफ्स और जो न्यूमेरिकल है वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सभी लोग 8:30 बजे अपना टाइम फ्री रखना, तब तक सब कुछ पढ़ के बैठना। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।